को कॉलेज तक सीमित रखा, बल्कि हमने बाहर के छात्रों को भी यहाँ पर मौका दिया, फिर चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ही छात्र क्यों ना हो या फिर दूसरे महाविद्यालय के छात्र ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो एनसीवेब के बच्चे ही क्यों ना हो, हम सभी लोगों ने सभी के लिए अपने द्वार को खुला रखा। जो भी पढ़ना चाहता था वो हम सभी के बीच आया। अब हम क्या करते हैं इसकी ओर रुख कर लेते हैं। हम लोग रेगुलर क्लासेस रखते हैं लेटेस्ट सीएसई करिकुलम के हिसाब से, जहां पर हमारे ऑफिशियल मेंबर्स, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, हम सभी लोग मिलके सेमिनार्स, क्लासेस, क्विज इवेंट्स, ऐसे कंपटीशन, वर्कशॉप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इन सब तरीकों के इवेंट्स को कंडक्ट कराते हैं, और जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सके आप लोगों को स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट देकर के माध्यम से तैयार रखने का, ताकि आप सभी लोग आने वाली सिविल सेवा एग्जाम में बेहतर रूप से तैयारी कर सके और उसके लिए प्रिपेयर रहें। अब क्लास स्ट्रक्चर को एक बार जान लेते हैं, क्योंकि मैंने बात क्लासेस की करी थी। हम लोग रेगुलर इंटरवल पे क्लासेस करते हैं, तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और सीसेट के अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर के ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स पे, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना के दौर में है तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट करवा रहे हैं हम लोग। वैसे ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट होती है, जिसका समय आप लोगों के साथ जल्दी शेयर किया जाएगा जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। इंडियन हिस्ट्री हमारे महाविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा द्वारा पढ़ाई जाती है, जिनके पास बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है और इंडियन हिस्ट्री में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इंडियन पॉलिटी के लिए वही हमारे पास डॉक्टर आरती रस्तोगी और डॉक्टर जयसराज सर हैं, जो हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ाते हैं, और इनका भी बहुत ज्यादा निरंतर रूप से सहयोग रहता है हम लोगों को पढ़ाने के लिए। ये अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके हमें पढ़ाते हैं और हमें तैयार करते हैं आने वाली गतिविधियों के लिए। इनके लिए भी मैं ददीची कॉम्पिटिटिव सोसाइटी को, टीचर्स का ददीची कॉम्पिटिटिव सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अपना समय दिया, और ये हमें समय दे रहे हैं अभी भी। हम लोग एक फोन करते हैं, उसके बाद सर हमें स्टडी मटेरियल के मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। वही कभी कभी क्लासेस लेते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, कभी कभी हमें तैयार करने की किस प्रकार हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो सर का और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, मैं आगे आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे बढ़ाइए। अब हमारी एक्टिविटीज को जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वर्ष, गत वर्ष क्या किया। 2019 में हमने सोसाइटी का गठन किया था, और क्योंकि 2019 के बाद 2020 में पूरा का पूरा साल ही हमारा लॉकडाउन में गया, तो हम लोग इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे पास एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। हमने सक्सेसफुली बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस को कंडक्ट कराया। इंटरेक्टिव सेशन में हम लोगों ने आईपीएस सुशील कुमार सर, जो बिहार काडर में है, उनको बुलाया, और उनसे हमने पब्लिक ट्रस्ट और पुलिस को लेकर के बात करी और बच्चों को मोटिवेट कराने का प्रयास किया। इसी के साथ हम लोगों ने डॉक्टर सुभाष शर्मा, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, इनके साथ एक वेबिनार कंडक्ट कराया, जिसका विषय था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ददीची ने बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट कराए, जिसमें से एक वेबिनार आईएएस अनमोल श्रीवास्तव, जिनके ऑल इंडिया रैंक 83 था 2017 में, उनके साथ हुआ। वहीं एक और वेबिनार हम लोगों का यूपीएससी सीएसई, जिन्होंने पहली बार में ही क्रैक किया था, आईएएस चंद्रज्योति सिंह, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 28 थी 2019 के यूपीएससी एग्जाम में, उनके साथ भी एक वर्कशॉप कराया कि हम लोग एक अटेम्प्ट में किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं इसी के साथ हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करे, हमने वर्कशॉप्स करी, जिसके लिए हमारा सहयोग मुदित यादव जी ने दिया, जो हमारी समिति के एक जाने माने सदस्य हैं और जिनका प्रयास हमेशा से रहता है। वहीं हम लोग अपनी एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं। हम लोग के क्विज इवेंट्स होते हैं। हमारा क्विज इवेंट मंथन, जो एक ऑनलाइन क्विज इवेंट होता है, जिसमें हम गांधी, अंबेडकर और चाणक्य की आइडियोलॉजी के ऊपर क्विज कराते हैं, जो GS4 के पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी क्विज मंथन के साथ हम लोगों ने अपने पहले इवेंट की नींव रखी थी, जहां पर हम लोग कैश प्राइज और सर्टिफिकेट देते हैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, और इसके लिए बहुत अच्छा हम लोगों ने कैश प्राइज रखा है। हमारी अगली क्विज जो संघर्ष है, फ्रीडम क्विज, वो फ्रीडम फाइटर और उनके जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसके अंदर किस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स का रोल रहा, इसके ऊपर क्विज जाती है। और इसी के साथ हम लोग एक ऑनलाइन इंटर कॉलेज ब्यूरोक्रेसी क्विज भी करवाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी के ऊपर होता है। अब हमारी कंपटीशन को लेकर के एक्टिविटीज को देख लेते हैं। हम लोगों ने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान एक नई
नई इवेंट की नींव रखी, जिनमें से एक इवेंट था अद्यांत, जिसमें ऑनलाइन आंसर राइटिंग कंपटीशन करी थी, जिसके लिए हम अप्रैल से जुलाई के बीच में हम लोगों ने सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर के एक ऑनलाइन आंसर राइटिंग कंपटीशन रखा, जिसमें हम रोज आपको एक क्वेश्चन देते थे और उसके लिए आपको 24 घंटे का समय दिया जाता था कि आप उसका उत्तर भेजेंगे। फिर उस उत्तर को चेक करके आपका एक लीडर बोर्ड तैयार होता था, और जिसमें जो बेहतरीन लिखने वाले व्यक्ति होते थे, जो बच्चे होते थे, उनको हम प्राइजेस के साथ हम उनको नवाजते थे। वही अध्ययन 2.0 की शुरुआत हमने जुलाई में करी, जुलाई से नवंबर के बीच में ये चला, जिसको बहुत ज्यादा एक सक्सेस मिली। और सक्सेस के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया। हम लोग हमारी इसी के साथ इसको लेकर के मुदित जी के साथ एक वर्कशॉप भी हुई। मुदित जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ददीची ने नेशनल लेवल आंसर राइटिंग कंपटीशन भी कराया, जिसका टॉपिक था रिलेवेंस ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी इंडियन इकोनॉमी, जिसको लिए हमने कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट रखे और बच्चों को मोटिवेट किया। ये हमारे पिछले वर्ष की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इन फोटोग्राफ्स में देखेंगे कि हम लोग के जितने भी समिति के जितने बच्चे थे, हम सभी लोगों ने मिल करके किस तरीके से इवेंट्स कराए। जिनमें से ये जो पहली फोटो है, इस पहली फोटो में आप लोग देखोगे कि ये फोटो, जितना मुझे याद है, ये पहली फोटो थी जब हमने पहली बार एक सेशन कराया था मंथन से पहले डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के साथ। वहीं दूसरी फोटो हमारे विशाल मिश्रा सर के साथ है। आप देखेंगे विशाल मिश्रा सर के साथ फोटो है। यहाँ पे विशाल मिश्रा सर है। सर के द्वारा हमेशा से प्रयास रहता था कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके। तीसरी फोटो में आप सुभाष सर के साथ हमारा एक वेबिनार हुआ था, सेमिनार हुआ था। उसको लेकर के हम लोगों ने जो पुलिस का रोल है और किस तरीके से पुलिस के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, उसको लेकर के हमने वेबिनार किया था, जहां पर सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया था। चौथी फोटो की तरफ रुक करेंगे तो ये मंथन फोटो है। मंथन की फोटो है। मंथन की फोटो के हम लोगों का एक ऑनलाइन एक क्विज कंपटीशन होता है मंथन, उसकी फोटोग्राफ है। यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग राजीव रंजन गिरी सर, हमारे कन्वीनर और प्रिंसिपल सर के साथ हैं। वहीं पांचवी फोटो में आप देखेंगे कि पांचवी फोटो में राजीव रंजन गिरी सर हैं, हमारी सोसाइटी के छात्र हैं, और आईपीएस सर सुभाष सर हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फोटो में मैं भी हूं। यहाँ पर बहुत सारे छात्राएं हैं मेरे। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो मुद्रा है, और मेरे राइट में देखेंगे तो हमारे पिछले साल के प्रेसिडेंट मांगेराम जी हैं। मांगेराम जी का ही नेतृत्व था और मांगेराम जी का ही प्रयास था, जिन्होंने हम सभी लोगों को मोटिवेट किया था इस सोसाइटी को बनाने के लिए। और हम लोगों की मेहनत थी कि हम लोगों ने 2019 में ददीची कॉम्पिटिटिव सोसाइटी की नींव रखी थी। अभिषेक, आपसे आग्रह करूंगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग हमारी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी के कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव से आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। और मैं आग्रह करूंगा हमारे जितने भी कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो एक एक करके आए और अपने बारे में दो दो लाइनें जरूर बताएं हम सभी बच्चों को, क्योंकि उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि हम सभी लोगों की भागीदारी रहे, हम सभी लोग एक दूसरे को जान सके। सबसे पहले प्रेसिडेंट मुद्रा सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्रा, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। जी, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने टेस्ट क्लियर किया, आप लोग इस कॉलेज में आए, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। जिन लोगों ने टेस्ट क्लियर किया है और इंटरव्यू में पास हुए, उनको बहुत बधाइयाँ। और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो भी बिल्कुल निराश ना हो, अभी बहुत ज़्यादा लाइफ बची है आगे। तो आप ऐसे ही मेहनत करती रहिए, और जो भी है क्लासेस वगैरह के बारे में भी आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा। और बस आगे हल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद मुद्रा। ये मुद्रा थी हमारी प्रेसिडेंट, और मुद्रा के नेतृत्व में इस साल ददीची कॉम्पिटिटिव सोसाइटी कार्य कर रही है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक किशन। अभिषेक, आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप हम सभी के बीच रूबरू हो जाए। हेलो एवरीवन। हम आपको देख नहीं पा रहे अभिषेक, आप एक बार स्टॉप कर लीजिए प्रेजेंट करना। ओके, इसमें टाइम लगेगा, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक किशन। आई एम परसुइंग बीए ऑनर्स हिस्ट्री एंड आई एम इन सेकेंड ईयर।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका भी सिलेक्शन हुआ है दधीची सोसाइटी में, और उनको भी बधाई जो दधीची सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। एंड आप सभी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए। क्लासेस की नोटिफिकेशन ग्रुप में दिया जाएगा, और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स एंड टीचर्स के गाइडेंस भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे समिति से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। अब इसी कड़ी में मैं रुक करना चाहूंगा हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट ऋतिक खरकवाल का। ऋतिक, आपसे अनुरोध है कि आप अपना अनम्यूट करके हम सभी लोगों को इंट्रोडक्शन दें। Okay, Hardik. Hello everyone. Myself Ritik Kharkwal. I am pursuing BA Honors Political Science, second year student. और बस आप सभी को बधाइयाँ, पढ़ते रहिएगा ऐसे ही और आगे आते रहिएगा। जिंदगी में बहुत कुछ पाना भी आप लोगों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक। हमारे सचिव महासचिव निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार अनम्यूट करने अपने आप को। आशा करता हूँ निरंजन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। निरंजन, शायद तकनीकी कारणों की वजह से निरंजन हमारे बीच नहीं है। निरंजन हमारे महासचिव हैं इस वर्ष के। निरंजन को बहुत बहुत बधाई। और शायद निरंजन के साथ कुछ तकनीकी समस्या होगी, इस वजह से निरंजन आ नहीं पा रहे होंगे। हमारी सेक्रेटरी यानी कि सचिव इस वर्ष की नंदिता है। नंदिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अनम्यूट करके हम सभी लोगों के बीच रूबरू हो। Hello everyone, I am Nandita Singh, pursuing Political Science Honors. First of all, congratulations to all of you to be selected as a part of our society, and hope that we all be able to clear the aim for which we join this society, and all the best. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारी सह सचिव रुक्मणी को। रुक्मणी, आपसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके हम सभी के बीच रूबरू हो। शायद रुक्मणी हमारे साथ है नहीं। हमारे दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी निरंजन मान है। निरंजन, आपसे अनुरोध है, नीरज मान है, माफी चाहूंगा। नीरज, आपसे अनुरोध है कि आप हम सभी के बीच आए। हेलो हार्दिक भाई, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ, तो जैसा हार्दिक भाई ने बताया कि मेरा नाम नीरज मान है, मैं बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप सभी का मेरी तरफ से दधीची एक परिवार में आपका सभी का स्वागत है। हम इसी मोटो के साथ आगे बढ़ेंगे कि साथ पढ़ेंगे और साथ सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया को हमारे ट्रेजरर तरुणेंद्र हैं। तरुणेंद्र, आपसे अनुरोध है कि आप हम सभी के बीच आए। धन्यवाद हार्दिक। सबसे पहले जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं दधीची द कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में, उन सभी को मेरा हृदय से शुभकामनाएं। हम सभी मिलकर आगे सभी साथ में पूरे वर्ष भर सीखने वाले हैं, और हम सभी को ही अभी हम हैं और आगे आपको ही आगे आकर हमारे दधीची सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। सो हम एक जरिया है, बस दधीची को आगे ले जाते जाना है, और उसी के साथ में हम अपना व्यक्तिगत विकास जितना कर पाए वो हमारे लिए सबसे सार्थक होगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दधीची में सेलेक्ट होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तरुणेंद्र, सभी के बीच जुड़ने के लिए। हमारे अगले कैबिनेट के मेंबर धीरज हैं। माफी चाहूंगा, धीरज हमारे बीच शायद नहीं जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मैं धीरज के साथ आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकता। और मैं आशा करूंगा कि जल्द ही धीरज हमारे बीच रहेंगे और आप धीरज से मिल पाएंगे। हमारी अगली कड़ी में सीनियर एडवाइजर कुबेर और नीलेश हैं। कुबेर के साथ भी तकनीकी समस्या होने के कारण शायद कुबेर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। कुबेर, आपसे अनुरोध है, आप हम सभी के बीच अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो, हम सुन पा रहे हैं कुबेर आपको। हाँ, कौन कौन है, क्या बोल करना है, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ बताइए तो बताएं हम। कुबेर, हम सभी लोग कैबिनेट से रूबरू करा रहे हैं उन्मुखीकरण में बच्चों का, तो आपसे अनुरोध है कि आप बच्चों को मार्गदर्शन जरूर दें और
बताएं। एक मिनट, नए नए बच्चे सारे जुड़े हैं? जी। हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। अच्छा, हमारे साथ आप के लिए ऐसा करता हूँ। मैं बहुत अच्छे है, बहुत ऑपरेटिव है और अगर एक महिला है, महिलाओं को सशक्त करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और इससे बहुत कुछ फायदा हमें मिलेगा। हार्दिक, वो स्लाइड मुझे दिखाओ दोबारा। अभिषेक, आप जरूर हो स्लाइड दोबारा दिखाइएगा। वाइस प्रेसिडेंट में अभिषेक किशन और ऋतिक हैं। ये उसे करेंगे। नीरज और हैं। हम लोगों से भी जो बन पड़ेगा सोसाइटी के लिए करेंगे। और भी साक्षी और विनीता, जितने भी लोग हैं, और आप सब लोग भी कैबिनेट में आएंगे। अभी तो शुरुआत लोग करेंगे, कैबिनेट में आएंगे और अच्छे से काम होगा। इसी बीच अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो आप सब लोग बेझिझक कैबिनेट से पूछ सकते हैं। ठीक है जी जी कुबेर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन का। एग्जीक्यूटिव से मैं एक एक करके रूबरू करा देना चाहता हूँ सभी को। बहुत सारे लोग हमारे बीच जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे दूसरे सीनियर एडवाइजर नीलेश हैं। नीलेश अगर हमारे बीच हो तो जरूर आए। शायद नीलेश हमारे बीच नहीं है। अब हमारे एग्जीक्यूटिव की ओर बढ़ते हैं। हमारे पीआर हेड साक्षी और मेघा हैं। जैसे पोस्ट होल्डर्स और कमिटी हेड्स होते हैं, कोर मेंबर्स होते हैं, इसी तरीके से कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव ददीची में होती है। तो हमारे पास पीआर की जिम्मेदारी यानी कि पब्लिक रिलेशन की जिम्मेदारी साक्षी और मेघा के पास है। कंटेंट हेड के रूप में हमारे पास वाणी और सुमन है। एकेडमिक हेड के रूप में हमारे पास मुदित और अनुज है। ग्राफिक हेड के रूप में मोहित और विष्णु है। इवेंट हेड के रूप में सुमन है और क्लास मैनेजर के रूप में विनीता है। इनकी क्या क्या भूमिका होती है ददीची सोसाइटी के बीच में, यह आपको जल्द ही पता लगेगा मुद्रा के माध्यम से या फिर ददीची समिति के माध्यम से कि इनका कार्य किस प्रकार होता है। अब मैं अभिषेक से आग्रह करूंगा कि आप स्लाइड की ओर आगे बढ़ेंगे। और एक बात आप सब लोगों को बता दूं कि जो हार्दिक हेड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हार्दिक भी सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं और मेंबर हैं, बस कैबिनेट में नहीं है। वो कोई कारण हो सकता है जिस वजह से कैबिनेट में हम जगह नहीं मिल पाई, लेकिन आशा करता हूं कि इस बार हार्दिक अवश्य कैबिनेट में होंगे। अगली बार इसका देखरेख करेंगे और ये बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं हार्दिक। हार्दिक बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर जी। और इसी के साथ हम लोग प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं। अब आप सभी लोगों से अनुरोध है मेरा कि आप सभी लोग अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में लिखें, ताकि एक एक करके जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सके, सोसाइटी और सोसाइटी को लेकर के, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ददीची, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग
पौराणिक कथाओं में और पुराण में उस तरीके से विश्वास रखते हैं। तो दधीची ऋषि दधीची के नाम से आया है। ऋषि दधीची यानी कि सेक्रीफाइस का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा। दधीची इसका नाम जब हम लोग रख रहे थे सोसाइटी को लेकर के, तो सोसाइटी का नाम हम लोग सोच रहे थे कि क्या रखा जाए, तो दधीची नाम क्लिक हुआ। और जिसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे कन्वीनर सर डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी का और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर राजेश गिरी जी का, जिनकी वजह से हम लोग दधीची प्रतियोगिता समिति का नाम दधीची रख सके, हमारी प्रतियोगिता समिति का। तो दधीची जो थे, जब अगर मैं ध्यान रखूं तो जितना मुझे पता है, तो जब जालंधर को लेकर के, जब जालंधर देव और असुरों का आपका युद्ध हो रहा था, तो ऋषि दधीची द्वारा एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया गया था। उन्होंने जितने भी दैवीय आपके हार्दिक, कैन आई इंटरप्ट फॉर सम टाइम? बिल्कुल तरमीद, आप अगर हाँ बता सकें। तो मैं हार्दिक की बातों में ही कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा कि कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि किसी जमाने में जब असुरों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया था पृथ्वी पर और देवताओं को असुरों को खत्म करना था, तो देवराज इंद्र को वज्र बनाने की आवश्यकता थी। और ऐसा मालूम चला देवराज इंद्र को कि उस वज्र का निर्माण सिर्फ महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही किया जा सकता है। तो फिर ऐसे समय में महर्षि दधीचि ने अपने आप को योग मुद्रा में लाए और उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया और उससे वज्र का निर्माण हुआ और फिर पृथ्वी को असुरों से मुक्त किया गया। बिल्कुल तरुणेंद्र, मैं यही बताना चाह रहा था लेकिन समय थोड़ा ज्यादा ले रहा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर, क्लासेस कब शुरू? इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द ग्रुप्स में मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मुद्रा आपको इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। आप लोग क्लासेस जरूर ले सकते हैं, ऐसा कोई बात, लेकिन में आप एक्टिव रह सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। हम लोग इसको लेकर के प्रयास करते रहते हैं। सोसाइटी बिल्कुल जी, हमारा पिछले साल कोच एंग नाम की एक सोसाइटी थी, यानी कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके साथ कोलैबोरेशन था। कोचअप, हार्दिक कोचअप, माफी चाहूंगा कुबेर, कोचअप के साथ हमारा कोलैबोरेशन था और कोचअप के साथ हम लोगों ने सक्सेसफुली कंडक्ट कराए थे हमारी बहुत सारी क्लासेस। कोचअप को लेकर के हमारा बहुत सारा सहयोग मिला था हमें कोचअप की तरफ से, और इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द ही हमारा हो। वैसे हम लोग ये जानते हैं कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स पर्याप्त मात्रा में हमारी सहायता कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर सहायता की आवश्यकता होगी तो जरूर हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ रुख करने का प्रयास कर सकते हैं। इस सोसाइटी में क्या होगा, कौन कौन से हम अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हम लोग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविल सर्विसेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे इकोनॉमिक्स और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो सिविल सेवा के लिए हम लोग पढ़ते हैं, उसको लेकर के हम लोग क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है ये। और हम लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर पढ़ने के लिए आए हैं। प्रॉपर क्लासेस होंगी और 1 घंटे की क्लासेस होंगी या फिर 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। कॉलेज बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, क्यों नहीं मैनेज कर सकते। हम लोग कॉलेज आवर्स के बीच में नहीं करते हैं क्लासेस। क्लासेस कॉलेज आवर्स एंड होने के बाद होती है या फिर कॉलेज आवर्स के बीच में मैनेज होती है। कुबेर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, किसी का प्रश्न अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ था कि क्या कोई ऑफिसर बना है। अभी हमारी सोसाइटी पिछले साल ही बनी है, तो अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं है। अभी 2-3 साल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही हम आशा करते हैं कोई ना कोई हमारे में से ऑफिसर निकलेगा। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और बहुत ही जल्द आपको हमारी ये जो नींव रखी गई थी इसका निष्कर्ष मिलेगा। और अगले साल कुबेर जी देने वाले हैं, तो उम्मीद है कुबेर जी निकालेंगे। उम्मीद करिए अनुज, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो सिविल सेवा का एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी लोग हम लोग हमारी की तरफ, हमारे यहाँ से सफल हो। कुबेर जी मेहनत कर रहे हैं और कुबेर जी से भी हमारी बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई है। इसी प्रकार आपसे भी हमारी आशाएं और बहुत सारे छात्रों की आशाएं हैं, तो हमारी तो शुभकामनाएं सभी के साथ है। इसी के साथ हम लोग अब रुक करते हैं हमारे दूसरे कार्यक्रम की ओर। आप लोग इसी लिंक के साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग जल्दी हमारे जितने भी गेस्ट हैं और आने वाले हैं उनके साथ जुड़ेंगे। जी जी, हम लोग आप ही लोगों के साथ क्लासेस लेंगे। हम लोग आप ही के साथ क्लासरूम्स में बैठेंगे और आप ही के साथ मिल के पढ़ेंगे। आईपीएस ऑफिसर कब आने वाले हैं, रुक जाइए।
यहाँ पर मेरे परिचय की मांग की गई थी शुरुआत में, तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम हार्दिक है और मैं इस महाविद्यालय के बीए प्रोग्राम द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं पिछले वर्ष दधीची की कोर में था, लेकिन क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी जिसकी वजह से मैंने दधीची की कोर छोड़ी, क्योंकि मेरी जो क्लासेस थी और करिकुलर था उसको लेकर के मेरे बीच में एक तालमेल जो बिठाने का प्रयास कर रहा था, मैं वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन सेवा से मेरा हमेशा से ये रुख था कि जब भी सोसाइटी को सेवा की आवश्यकता होगी मैं हमेशा से सोसाइटी की ओर खड़ा रहूंगा और सोसाइटी के साथ रहूंगा। तो मेरा ये छोटा सा कोई भी एक्सक्यूज मी, जी जी हाँ, ये जो सोसाइटी दधीची ये कोई भी कॉलेज वाले ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा प्रयास जरूर है, ओनली फॉर राजधानी कॉलेज, लेकिन इस वर्ष केवल राजधानी कॉलेज के लिए है। अगर कोई बहुत ही है तो हम उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं वो कितना सीरियस है, फिर हम कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो क्लास नहीं ले सकता। हम लोग उसको लेकर के विचार करते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन क्लास नहीं दे सकते हमको। सर अगर मैं राजधानी कॉलेज में ज्वाइन नहीं हुआ हूँ तो अभी तक कोई रूल है ज्वाइन होने का? आप राजधानी कॉलेज से नहीं हैं? जुड़ चुके हैं। राजधानी कॉलेज से हूँ सर। अच्छा, एक मिनट, अगर सर जुड़ चुके हैं तो सर की बातें सुन लीजिए, फिर हम बाद में आपसे बात करेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल सर भी जुड़ चुके हैं हमारे। ओके, मुझे शुरू किया जाए? हाँ हार्दिक। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ हार्दिक का है ज्वाइन। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून हार्दिक। शुरू करता हूँ मैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संवत्स कर्मणि। To action alone has though a right and never at all to its fruits. Let not the fruits of action be the motive. Neither let there be in any attachment to inaction. Good afternoon, everyone. Today, I, Hardik, on behalf of the Dicey, the Competitive Society of Rajdhani College, welcome you all in the first webinar after orientation. First of all, I would like to thank the Dicey Competitive Society for successfully organizing their first ever year, and now we are moving to a second successful year. Now, I would like to request our principal sir to felicitate us with his words. Thank you, Hardik. So, first of all, good afternoon to all of you. And I welcome today's guest, Aishwarya Raj, IFS, who has accepted the invitation of our Dadichi Society. So, warm welcome, Mr. Raj. And thank you so much, sir. I also welcome all the participants, first year students. Thank you, Rajiv, and your entire team for organizing this program. So, by the way, I'm not in Delhi. I'm on the way reaching Delhi. I'm just traveling. But still, I'm happy to see my dear students' number is very significant. This is around 150. Mr. Raj, once again, warm welcome from Rajdhani College. And I'm just told by Dr. Rajiv Giri that you are the alumni of Stephens College, where yes. Rajiv taught a few years back. And one of the IPS officer, student of Rajiv, she visited Rajdhani College. So due to COVID, we are unable to meet face to face and invite, personality like you offline. So whenever this COVID-19, problem will be resolved, we will be happy to invite young officers like you offline. So I just want to share with you that because you belong to Stephens and the campus college. Sound is not clear, bro. Am I audible? Yes, sir, you are audible. There must be a technical issue from your end, sir. Oh. Please try reconnecting. Sir, you are audible. You can please. Am I not audible? Sir, you are also audible. Okay, no issue. Okay. Mr. Raj, I just want to share a few things with you. Sure, sir. That a few years back, my students came to me and they just started talking about just to have this kind of platform where we can prepare this, for
UPSC and other exams. So I happily agreed to their request, and then came what should be the name of that platform. Then there was a competition kind of thing, and it was named Dadichi, because when we were in school, we knew about Dadichi. So I narrated the whole story about Dadichi to all these. And the name itself speaks that when you plan to crack UPSC, and even in the first attempt, and as well as preparing for your college studies, it's very difficult. So how to manage it, how to, plan it. So because a personality like you, when you will share your experience, my students will really be benefited a lot. So with these words, I congratulate to the entire Dadichi team, convener Dr. Rajiv, and again, I welcome Mr. Raj on this virtual webinar. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite convener Dr. Rajiv Ranjan Giri sir on screen to welcome our guest and address students with few words. नमस्कार, दधीची सोसाइटी के आप सभी नए जुड़े हुए साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज स्वागत है IFS अधिकारी ऐश्वर्य राज जी का, जो अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ अपने शुरुआती अटेम्प्ट में ही भारत की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा इसलिए सबसे कठिन या सबसे बड़ी नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिभागी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, बल्कि इसलिए कि इस देश की नीति और इस देश की नीति और नियत का निर्धारण करने इस परीक्षा में पास करके जो लोग जाते हैं वो उसे तय करते हैं। हम सब जान रहे हैं कि अभी 1 सदी से भी कम है हमारी देश की आज़ादी, और हम लोगों ने बहुत आहिस्ते आहिस्ते अविकसित और विकासशील से आगे का कदम हमने बढ़ाया है। अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारी देश की प्रतिभाएं अपनी काबिलियत को दिखा रही हैं, और हमारे यहाँ जैसे संसाधन कम है, आबादी अधिक, उसमें किस तरह हमारा देश आगे जाए, इसको बनाने का, इसको तय करने का जिम्मा जिनके कंधे पर होता है, उसमें से ज्यादातर यूपीएससी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए लोग होते हैं। वैसे आप जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में हो, अगर आप अपना काम बेहतरीन ढंग से, ईमानदारी से करते हैं, तो वह काम न सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और अंततः आपके राष्ट्र के लिए, और इसको बढ़ाकर देखें तो पूरे संसार और मनुष्यता के लिए बेहतर होता है। पर फिर भी कुछ लोग जिस मशीनरी को चलाते हैं, उसका एक मजबूत पुर्जा इसी परीक्षा से होकर निकलता है। ऐश्वर्य राज का स्वागत करते हुए मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है कि ये मेरे पुराने कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और मैं अपने नए कॉलेज में इनका स्वागत कर रहा हूं। हालांकि वहां माहौल थोड़ा दूसरा है, पर दधीची जैसी सोसाइटी की जरूरत राजधानी कॉलेज जैसे कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा है, क्योंकि वहां सुविधाएं, वहां देश के उस चुने हुए लोगों को, उन चुने हुए बच्चों को लिया जाता है जिन पर कम भी थोड़ा काम हो, कम भी मेहनत हो, तो उनकी दिशा स्पष्ट रहती है। कैंपस से बाहर के कॉलेजों के बच्चे अपेक्षाकृत, अगर अंकों को एक निर्धारक रेखा माने, तो ये जहां से आते हैं उनमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लूंगा। दधीची
अब 2 साल का होने वाला है। यह सोसाइटी अपना पहला जन्मदिन मना चुका है। हम लोग जरूर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस उम्मीद को लेकर हमने यह हौसला किया था। एक बार फिर से आज के वक्ता ऐश्वर्य राज का और दधीची सोसाइटी के नए कैबिनेट का और इस सोसाइटी में जो बच्चे जुड़े हैं परीक्षाओं के बाद, जिनका चयन हुआ है, उन सब का बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और अनंत मंगल कामनाएं आप सबको। शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your valuable words. Now, I would like to introduce the guest speaker of our today's webinar, IFS, Aishwarya Raj, sir. He completed his graduation from St. Stephen College of University of Delhi. He cleared CSE with all over India rank of 28. Currently, he is posted as a Deputy Conservator of Forest in Himachal Pradesh, District Kullu. Now, I would like to invite our guest speaker, sir, on screen to begin with the webinar. A very good evening to all of you. Can you hear me clearly, Nandita? Yes, sir, you are audible. Can you hear me? Yes, sir, you are audible. Okay. Okay, so first of all, I would like to, okay. So first of all, I would like to thank the principal of Rajdhani College, as well as the convener of the college and the Dadichi Society, who all have taken the effort to bring us all here at such a platform in which we have youngsters and students like you who are eager to crack UPSC, which is actually one of the most difficult exams to crack in the country. And as well as it is a very exciting opportunity for me also, because having been a student of Delhi University from 2009 to 2012, it feels very nice that I have come back again to interact with the students, and it feels like I'm back to college again. So I would want this webinar not to be very boring, but I would keep it very specific when it comes to preparing for UPSC. Now, also, I would want to clarify right in the beginning that I am from Indian Forest Service, wherein the examination for Indian Forest Service and civil services, we have the prelims examination, which is the same for both. However, the mains for the two exams are different. And the UPSC the interview process is the same as that of CSE. However, the panels that conduct the interview, they are also different, though both of them are conducted through UPSC. So since I realized that the time is less and the prelims this year is, I think, on June 27th, so you have around 5 months left for your preparation. And Mr. Rajiv, sir, could you just give me an idea of how many students here are actually from the college, around what percentage, and how many of them are planning to write the exam this year? इसमें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के बच्चे हैं। 1/3 बच्चे, 30% के आसपास बच्चे अगले साल पेपर देंगे। अच्छा सर, मैंने इसी बार देने का निश्चय किया है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स कि यहाँ हर तरीके के मिक्स, मतलब फर्स्ट ईयर्स भी हैं, सेकंड ईयर्स भी हैं और थर्ड ईयर्स भी हैं, है ना? तो ठीक है। देखिए, जो हम लोगों को जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो तो आपका सेम ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट दैट यू आर स्टडीइंग, बट जस्ट दैट कि जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं, दे हैव 5 months लेफ्ट। जो लोग सेकंड ईयर में हैं, दे हैव 1 year, 1.5 years लेफ्ट, एंड जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, they have a good 2.5 years left. So what I will do is I will start with
telling you about UPSC preparation, focusing on prelims first. Then we will move on to briefly about the mains and then finally about the interview. Also, right in the beginning, I would want to tell you कि जो UPSC की पढ़ाई है, वो आप लोग जब पढ़ाई करने, जब आपका जो मोटिवेशन हुआ जब पढ़ने का, तो आप लोगों का जो मोटिवेशन होना चाहिए, जैसा कि राजीव सर ने भी कहा कि ये जो मोटिवेशन आना चाहिए, ये आपको ये आना चाहिए कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेट स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। तो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री जो कि यहाँ जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, अगर आप अच्छे तरीके से समझें तो वो मोर और लेस क्या करता है कि आज आप चाहे कोविड टाइम्स हो, चाहे पास्ट के जितने टाइम्स हो, जो स्टील ब्यूरोक्रेसी है कंट्री की, वो धीरे धीरे ही सही, कुछ कहीं फास्ट पेस पे हो रहा है, कहीं स्लो पेस पे हो रहा है, बट सारे जो स्टील ब्यूरोक्रेसी के जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब कहीं ना कहीं देश के योगदान में लगे हुए हैं। और आप जब पढ़ाई करें और आप जब यूपीएससी की तैयारी करें तो आप ये चीज जरूर बार बार अपने आप को याद दिलाते रहें कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो पढ़ाई करेंगे और आप जो एग्जाम क्रैक करेंगे, वो इवेंचुअली आप सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, वो आप देश के लिए करेंगे। तो ये देश के लिए करेंगे, देश के लोगों के लिए करेंगे, देश की भलाई के लिए करेंगे। तो ये चीज आप अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जो यूपीएससी का जो पूरा ये जो साइकिल है, स्पेशली जब आप वो 10 तरीके के सोर्सेस पढ़ते हैं, कभी आप पॉलिटी कर रहे होते हैं, कभी आप हिस्ट्री कर रहे होते हैं, फिर आप जब टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते हैं, तो आपको उसका स्ट्रेस हो जाता है। घर पे आपका स्ट्रेस रहता है कि यू आर सिटिंग एट होम एंड यू आर प्रिपेयरिंग, सो यू विल फेस ऑल दोज डिफिकल्टीज। सो राइट इन द बिगनिंग, बिफोर आई शेयर द स्ट्रैटेजी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब आप यूपीएससी की तैयारी अभी कर रहे हैं, तो बस सिंगल माइंडेड डिवोशन से आप ये करिए कि आपको जो है, आप चाहे रिजल्ट जो भी हो, जो निष्काम कर्म जिसके बारे में आपने सुना होगा, चाहे रिजल्ट जो भी हो, बट आप जो अभी जो तैयारी करें वो आप बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करें। और आपको जब भी लगे कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है या दिस इज गेटिंग डिफिकल्ट, just tell yourself that why you are doing this preparation. You are doing this for a larger cause and not just proving to the world कि भाई आप IAS हैं या आप IFS हैं या आप IPS हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी के साथ जैसा कि सर ने बताया कि आप में से कुछ फर्स्ट ईयर्स भी हैं, कुछ सेकंड भी हैं, कुछ थर्ड भी हैं, तो मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी बताऊंगा प्रीलिम्स का, बिकॉज मैंने जो 2016 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, उसमें in GS1 paper I could score 152 out of 200, which was at that time one of the highest scores in prelims. So I feel कि मैं आप लोगों को इसका एक heads up दे देता हूँ, लेकिन फाइनली ये याद रखें कि चाहे मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर करूं, चाहे कोई भी और टॉपर स्ट्रैटेजी शेयर करे, इवेंचुअली आपको हर स्ट्रैटेजी को अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस के हिसाब से मोल्ड करना होगा। तो मैं आपको अपना बुक लिस्ट बताता हूँ, जो मैंने बुक लिस्ट यूज किया था। अलॉन्ग विद दैट मैं कौन से वेबसाइट्स या कौन से एप्स या कौन से टेस्ट सीरीज मैंने लिए थे, और फिर फाइनली मैंने क्या चीज थोड़ा डिफरेंट किया था जो कि आप देखते हैं कि जो कि हर कोई करता है। तो बिकॉज मैं आपसे वो सारी चीजें अपनी सीक्रेट शेयर करूंगा, सो दैट यू आर एबल, एटलीस्ट आप अगर उसमें से एक टेक अवे भी आज निकाल पाए तो वो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी चीज होगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रीलिम्स। सो यूपीएस, तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों के पास नहीं है, वो है यूपीएससी वेबसाइट पे जो सीएससी और आईएफएस का जो नोटिफिकेशन निकलता है, बिकॉज उस नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस वर्ड बाय वर्ड दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उस सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। तो जो सीएससी का जो प्रीलिम्स का पार्ट है GS1 का, उसका सिलेबस बड़ा क्रिस्प वे में लिखा हुआ है, जो कि आपका बस मेंशन किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, एनवायरनमेंट। तो मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ क्या क्या मटेरियल जो है जो कि मैंने यूज किया था। सो स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री में एज यू वुड बी नोइंग कि हिस्ट्री essentially comprises of 4 parts: your ancient history, medieval history,
modern Indian national movement, and I would consider culture also to be a part of history, art and culture, जो कि आप अलग से भी रखते हैं but वो basically history का ही part है, तो you can consider these four. अब हिस्ट्री में नाउ एवरीबडी, अच्छा हाँ एक और चीज मैं बोलूंगा, अभी मैं आपको जो जो सोर्सेज बताऊंगा ये सारे सोर्सेज जो हैं दीज विल बी अ मिक्स ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी. तो अगर आप लोगों में से खास करके जो लोग इस साल जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी नहीं यूज कर रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. यू स्टिक टू न्यू एनसीईआरटी. डू नॉट चेंज योर मटेरियल or your reference book at this time. I'm talking only about those people who are going to write CSE exam in June. ठीक है? But trust me, NCERT अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं, चाहे वो new NCERTs हो चाहे old NCERTs हो, your 50% of your preparation will be done. 50% of your prelims preparation will be done. तो हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में मैंने रेफर किया था जो आर.एस. शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी थी. I used that for ancient history, class 11th, and medieval history भी मैंने class 11th 12th की जो है जो old NCERT थी मैंने वो use की थी. And art and culture में I refer to 3-4 sources. एक तो आप लोगों के लिए treasure trove है, मैं recommend करूँगा कि आप सभी कोई वो book खरीद लें अगर आपने नहीं खरीदा है. That is your fine arts class 11th की जो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक आती है. इट इज अ वेरी थिन बुक एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड एनसीईआरटी. ये आप करोल बाग में कहीं भी जाएंगे वो आपको मिल जाएगा. इट इज जस्ट आई थिंक 60 और 70 पेजेस, और उसमें आपको जितने भी इंडिया के जो आपके जो मेन जो आपके मॉन्यूमेंट्स या आर्ट या क्राफ्ट या जो भी है वो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत डिटेल, बहुत पतली सी बुक है. You will have to read that 2-3 times, but it will be a huge help for you to solve culture or art related questions. Along with this, मैंने हिस्ट्री के लिए एक और टेक्निक अपनाया था. वो ये था, सिंस आप लोग सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो. Whenever I used to study NC, जब मैंने फर्स्ट और सेकेंड टाइम जब NCERT पढ़ा हिस्ट्री का, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री में, जब आपका स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू अशोकन कल्चर टू मौर्यस टू गुप्तास, एंड जब आप मिडिएवल में मूव किए, आई थॉट दैट आई शुड मेक दिस स्टडी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हिस्ट्री आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो. आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज कि अरे कौन सा किंग कब आया था, किसने क्या किया था, अब किसके डायनेस्टी के टाइम में कौन सा स्ट्रक्चर बना था, कौन सा मॉन्यूमेंट बना था. तो what I feel personally is when आप कोई चीज आंख से देखते हो, either through videos or through actual means, वो आपको ज्यादा रजिस्टर करता है. And being in Delhi, अगर दिल्ली से हैं यहाँ पे सारे लोग, तो being in Delhi you are very lucky because you have access to National Museum, you have access to National Gallery of Modern Art, you have access to a lot of monuments including Humayun Tomb, Red Fort, Mehrauli, Old Fort, Hauz Khas. I would recommend कि आप लोग जब तैयारी करते हैं आप लोग करिए, बट अगर आप लोग 15 दिन में आप लोग को अगर ब्रेक लेना है, आप लोग एक विजिट मार लीजिए नेशनल म्यूजियम का. एंड नेशनल म्यूजियम में आप रियलाइज करेंगे कि वहां इतने बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली टू योर एंशियंट इंडिया टू योर मिडिएवल इंडिया एंड फाइनली मॉडर्न इंडिया, सारी चीजें वहां पे रूम वाइज लगी हुई हैं. So I think I would want कि अगर आप में से कोई नेशनल म्यूजियम गया है from UPSC point of view तो मुझे जरा रिस्पॉन्ड करें, अगर कोई भी है आप लोगों में से. तो सर मैं एक बार गया हूँ. अच्छा, तो क्या नाम है आपका? सर अनुज राय. अनुज, तो अनुज आप जरा बता सकते हैं कि आप जब वहां गए थे तो आप UPSC के लिए गए थे कि ऐसे ही जानने के लिए गए थे? सर मैं 12th क्लास में था और मेरी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कुछ खास चल नहीं रही थी. देन वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड अबाउट नेशनल म्यूजियम, तो हम 3 जने गए थे नेशनल म्यूजियम. और सर जैसा कि आपने बताया, बहुत प्रिसाइजली हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वहाँ पे शो किया गया है, इवन एवरी आर्टिफैक्ट एंड एवरीथिंग. राइट.
और अनुज फिर चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्लास 12th में ही आपने स्टार्ट कर दिया अपना ये। और तो मैं बाकी सारे जितने हमारे मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार वो म्यूजियम जाएं और वहां पे आप, और ये नहीं कि आप लोग अभी ऐसे ही चले जाएं, एक बार आप लोग अपना एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री गो थ्रू कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स 5 दिन की बात है। आप ये करके वो म्यूजियम जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको कैसे चीजें याद रहना शुरू होती है। समथिंग एज बेसिक एज कि आपका गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अब आ रही है वापस? जी सर। यस सर। आप यस सर। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे हैं कुछ? अच्छा, नो सर। हाँ, तो आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से रजिस्टर होने लगेंगी। एंड आई वुड वांट कि आप लोग जब है, और आप लोग ये देखेंगे कि जो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमारे लिए एंशिएंट और मिडिवल बहुत बोरिंग हो जाता है और हम उसको मोस्टली इग्नोर कर देते हैं आर्ट एंड कल्चर को, कि यार इसमें से ये नहीं पढ़ा जा रहा है। बट आप देखेंगे, इफ यू गो थ्रू द यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स, यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव ओवर द इयर्स आर आस्क्ड, especially when it comes to your Buddhist art, or it comes to your medieval art and culture, या अशोकन टाइम्स, या आपका इवन आपके मुगल टाइम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके मिक्स एंड मैच करके आते हैं। तो इट विल बी गुड कि जो चीज आप विजुअली देखेंगे, और ये सब म्यूजियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कहीं भी जाए, आप यहाँ पे इधर जो आपका लोधी रोड है, लोधी रोड के पास देयर इज दिस गांधी स्मृति, जहाँ पे गांधी जी ने जहाँ पे गांधी जी को फाइनली जो असैसिनेशन हुआ था उनका उसी पॉइंट पे हुआ था, मतलब वहीं हुआ था। और उन्होंने वहां पे भी बड़ा 3D के फॉर्म में पूरे गांधीयन लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम हिज डे 1 टिल हिज डेथ, सारी चीजें वहां एक्सप्लेन की हुई हैं अलॉन्ग विद डेट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा ओके, 1905 में जब आपका बंगाल का जब आपका ये चल रहा था, आपका जब ब्रेकिंग चल रहा था, उस टाइम में पार्टीशनिंग चल रहा था, तो उसके बारे में वहां ब्रीफ अप दिया होगा। 1919 में या जो भी सत्याग्रह मूवमेंट था, वो सब आप जब विजुअली पिक्चर्स देखेंगे तो वो आपको और रजिस्टर करेगा। तो ये मेरा आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि हिस्ट्री के लिए तो आप अपने सोर्सेस तो देखिए, आपके स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटीज बता दिया मैंने आपको, एंशिएंट और मिडिएवल के। मॉडर्न के आपके पास भाई जो स्पेक्ट्रम वाली जो बुक होती है राजीव अहिर वाली, आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड बी हैविंग दैट, और अगर नहीं है तो ले लें, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड गाइड बुक। अगर आप लोगों, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन ऑल्सो ग्लांस थ्रू इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विपिन चंद्रा की। उसमें भी कुछ कुछ एनेक्डोट्स और कुछ कुछ इंसिडेंसेस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। यू कैन रीड इट एज अ स्टोरी ऑल्सो, बट जो अभी जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं वो उस टेक्स्ट बुक के टूवर्ड्स ना जाए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, हिस्ट्री के साथ एक और चीज है, ऑनलाइन सोर्सेज भी आप लोगों को समझना है कि आज के डेट में ऑनलाइन सोर्सेज स्पेशली आफ्टर कोविड काफी आप लोग अवेल करने लगे होंगे। तो जैसे मैं अपने टाइम में 2015 में 16 में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई यूज्ड टू रेफर टू बीबीसी इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री थी, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वो 6 पेजेस की 6 वीडियोस की डॉक्यूमेंट्री थी। अनफॉर्चुनेटली आई केम टू नो कि अभी उन्होंने लास्ट मंथ शायद उसको अपने यूट्यूब से हटा दिया है, बट स्टिल यू कैन कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सच वीडियोस, यू नो, कि आपने मान लीजिए आपने जब एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा तो आप उसके वीडियो ऐसे ही रात में सोते समय या ऐसे ही जब आप वॉक पे निकले हैं या खाना खा रहे हैं, यू कैन जस्ट ओपन योर फोन एंड यू कैन जस्ट सी दैट 3 to 4 मिनट वीडियो, सो दैट आपको वो विजुअल जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि योर विजुअल मेमोरी, बिकॉज यू नो इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट योर विजुअल मेमोरी इज मच शार्पर देन योर नॉर्मल मेमोरी। जो चीज आप देख लेते हो वो चीज आपको याद हो जाती है। तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सोर्सेज में मत जाएं, आप अपने बुक्स के जो मटेरियल है वो आप इन्हीं 3-4 चीज में रखें,
बट विजुअली आप जितना जा सकते हैं, बाहर जाके देख सकते हैं, वो आप करेंगे तो आपको हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आपको आसान लगने लगेगा। सो नाउ अब हिस्ट्री का कंपोनेंट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू पॉलिटी। तो पॉलिटी में तो आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग कि जो पॉलिटी का जो सबसे बढ़िया सोर्स है, वन पॉइंट सोर्स है, दैट इज लक्ष्मीकांत। एंड ट्रस्ट मी, लक्ष्मीकांत आप लोग जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको लगेगा कि उसमें से नई चीजें निकल रही हैं, बट अब उसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एंड टू बेस्ट यूज लक्ष्मीकांत, व्हाट यू शुड डू इसकी पहले तो आप उसका इंडेक्स खोल के देखिए। यू विल रियलाइज कि जो आपका आज जो कि इंडियन, ये आपके इंडियन सिस्टम की ब्यूटी भी है कि जो आपका सेंटर में है वही चीज आपका स्टेट में भी है, जस्ट बाय डिफरेंट नेम्स। इफ सेंटर में यू हैव द प्रेसिडेंट, at the state level you have the governor. If center has PM, the state has CM, right? So आप जब ये चैप्टर्स जो इन खास करके जो इन टाइप के जो चैप्टर्स हैं, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप पहले सेंटर पढ़िए, और मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा, उसके आप फिर लास्ट पेज खोलेंगे लक्ष्मीकांत के, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होंगे लक्ष्मीकांत के विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट चैप्टर। आप पहले उनको अटेम्प्ट करिए, आप देखिए कि आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, देन यू गो बैक टू द प्रेसिडेंट चैप्टर, यू गो थ्रू द पास ऑफ द प्रेसिडेंट, यू गो थ्रू हिज क्वालिफिकेशन, थ्रू हिज एज, उनके डिफरेंट जो फाइनेंशियल पास हैं, जो रेसिड्यूरी पास हैं, क्या क्या है, यू गो थ्रू दैट, देन यू कम बैक, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन। इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वेरी गुड, इट मीन्स कि आप प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है और जो आइडिया है वो आप समझ गए हैं। Then after president you immediately move on to governor, because उससे क्या होगा कि आपको जब आप गवर्नर साथ में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में पैरेलली चलता रहेगा कि भाई प्रेसिडेंट में मैंने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट के ये पार्ट्स हैं तो सेंटर में, तो गवर्नर के ये पार्ट्स हैं स्टेट में, फिर उनके सिमिलैरिटीज क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है। सिमिलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, सिमिलरली फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो आप जब ये सारी चीजें जब आप इन टोटलिटी अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो दिस कंपैरेटिव टेक्निक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी बेटर। ठीक है, तो ये ब्रॉडली रहेगा आपका पॉलिटी का सोर्स लक्ष्मीकांत के साथ मैं 2 और सोर्सेज रेकमेंड करूंगा जो कि मैं खुद यूज करता था। लोग हर तरीके का रिकमेंडेशन देते हैं, सम पीपल से कि आप सोशल मीडिया और इंटरनेट से बिल्कुल ऑफ हो जाइए। मैं एंड खास करके अभी कोविड टाइम में आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज दैट इज नॉट रियली पॉसिबल, बिकॉज अब आप उतना बाहर उतना आप जा नहीं रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस भी आपके ऑन ऑफ लगे होते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट आप भले ही आप फेसबुक नहीं करें, आप इंस्टाग्राम नहीं करें, बट जो कुछ अच्छे ऐप्स हैं आई वुड रिकमेंड कि हर सब्जेक्ट के कुछ एक अच्छे ऐप्स हैं जो आपके फोन में होने चाहिए। विथ रिगार्ड टू पॉलिटी, एक ऐप जो आपके पास होना चाहिए, चाहे आप वो ऐप फॉर्म में यूज करें, चाहे आप उसकी छोटी बुक खरीद ले, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऐप फोन पे मैं इससे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज उसमें जो है आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाइज क्लासिफिकेशन होता है, सो दैट आप जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन करते हैं, आपको अगर वो सवाल नहीं आता है तो आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के रॉ टेक्स्ट को खोल के आप वो आर्टिकल जाके आप पढ़ सकते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया था, यू हैव टू स्टिक टू दैट। तो यू कैन हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऐप विथ यू। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप PIB का ऐप भी अपने फोन अपने पास रखें। PIB को आप बहुत सीरियसली नहीं लें कि आप रोज खोल के PIB को आप लिम्स थ्रू कर रहे हैं, बट से 1 in 10 days आपने PIB खोला और आप एक कर्सरी ग्लांस आप एक मार लीजिए उसमें कि पॉलिटी से रिलेटेड आपके क्या मेजर न्यूज हैं। मान लो कि किसी स्टेट में अभी आपका या स्टेट या सेंटर में कहीं कोई आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन का सिनेरियो हो रहा है, या आपको वहां पे एंटी डिफेक्शन का अगर आपको कोई न्यूज आया हुआ है, इफ यू विल सी दैट कि एंटी डिफेक्शन पे अगर कोई न्यूज आया हुआ है, UPSC इज बेसिकली टेस्टिंग हाउ वेल रेड यू आर। तो अगर आज के डेट में एंटी डिफेक्शन के बारे में कोई न्यूज चली हुई है, तो आपको एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड
जो लक्ष्मीकांत और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल है, जो भी आपका शेड्यूल है, शेड्यूल 10 के बारे में, या उसका क्या प्रावधान है, उसमें आपके एंटी डिफेक्शन लॉस क्या है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो पीआईबी आई वुड रिकमेंड ओनली फॉर नोइंग कि इंडिया में चला क्या हुआ है, बिकॉज आप न्यूज़पेपर तो साथ साथ आप एक देख ही रहे होंगे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो। आई यूज्ड टू रेफर टू इंडियन एक्सप्रेस, however it is your choice whether you are going to use Hindu or Indian Express, but mostly Indian Express थोड़ा comparatively थोड़ा ज़्यादा balanced होता है compared to Hindu, so you can stick to that, but it is a personal choice at the end. तो न्यूज़पेपर तो आप कर ही रहे हैं, पीआईबी से आपको ये पता चलेगा कि जो करंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए कौन से प्रायोरिटी न्यूज़ है। सो इट इज बेसिकली आपको थोड़ा शार्पर वे में यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द प्रायोरिटी एरियाज ऑन व्हिच यू हैव टू फोकस अपॉन। तो ये हो गया आपका पॉलिटी के बारे में। आई टोल्ड यू अबाउट हिस्ट्री, पॉलिटी। नाउ वी विल मूव ऑन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आई फील इज इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस और इन टर्म्स ऑफ द रेफरेंस मटेरियल दैट यू हैव टू यूज सबसे कॉम्पैक्ट है। ज्योग्राफी के लिए मैंने यूज किया था जो आपके क्लास 11th और 12th के जो न्यू एनसीईआरटीज हैं, दोज टू मटेरियल्स अलॉन्ग विद पार्शियल रीडिंग ऑफ जीसी लियोंग, स्पेशली फॉर द चैप्टर्स जो कि आपके इन एनसीईआरटीज में नहीं दिए गए हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपके घर में, आपके रूम में, अगर आप कोचिंग में हैं तो आपके रूम में फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। ये मैप्स आपके लगे होने चाहिए। अलॉन्ग विद दिस आपको ज्योग्राफी के लिए अपने पास कुछ एक शीट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी में मोस्टली जो आप अगर यूपीएससी पेपर आप खोल के देखें तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ऑन रिवर्स, दैट आर आस्क्ड ऑन माउंटेन्स, ऑन पासेस, ऑन लेक्स, ऑन ओशंस। तो इसका आपको एक लॉन्ड्री लिस्ट अपने पास बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक अपना लिस्ट बनाया हुआ था एक पेज पे कि जितने भी मेजर इंडियन रिवर्स हैं वो सारी मेजर रिवर्स अलॉन्ग विद देयर सोर्सेज एज वेल एज देयर सिंक और उनके ट्रिब्यूटरीज, ईस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज, वेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज। एंड ट्रस्ट मी, ये आप एक जगह अगर अपने हाथ से लिख के कंपाइल कर लेंगे तो ये आपको लास्ट में रिविजन करने को आपको बहुत आसानी होगी। तो अभी आपको भले ही लगेगा कि मुझे वो लिखना पड़ रहा है, बट आप एक बार ये सारी जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, चाहे रिवर्स के बारे में हो, चाहे माउंटेन रेंजेस हो, यूपीएससी का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन यूजुअली रहता है, वो आपको बोलेगा नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑर्गेनाइज करो। वो चाहे साउथ के हो आपके पेरियार साइड में, या नीलगिरीज के, या फिर नॉर्दर्न आपके हिमालयन रेंजेस के हो, या ईस्टर्न के हो, वेस्टर्न। तो इसका भी आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि कौन से रेंजेस कहाँ हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन रेंजेस हैं, दे आर कंफ्यूजिंग फॉर अ लेमैन, बट आप उसको एक बार खुद से हाथ से अगर आप लिख लेंगे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, तो आपको वो भी आपको याद रहेगा। तो ये टेक्निक आप यूज करिए ज्योग्राफी में। अलॉन्ग विद दिस, बिकॉज आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप बिल्कुल अलग अलग नहीं कर रहे हैं, जो मैं आपको मटेरियल बता रहा हूँ मोर और लेस यही मटेरियल आप मेंस में भी एक्सटेंड करेंगे, जस्ट कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करना पड़ेगा। तो नॉट सो मच फॉर प्रीलिम्स, बट ज्योग्राफी के मेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि जीएस के भी पार्ट होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून में जितने भी इंडियन मॉनसून से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे एल नीनो हो, ला नीना हो, या आपके जो भी आपके जेट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट हो, ये अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ आता है, सो यू कैन रेफर टू mrunal.org। मृणाल में आई हैड आल्सो रेफर्ड टू मृणाल। उनके ज्योग्राफी के कुछ जो वीडियोस हैं पर्टेनिंग टू दीज टॉपिक्स, आप उनको रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको अगेन उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ज्योग्राफी का मेरा ये मटेरियल यूज हुआ था। नाउ वी विल बी लुकिंग एट इकोनॉमी। इकोनॉमी में ही इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज मैं सबको क्लब करके आपको बताऊंगा कि बिकॉज इसकी भी पढ़ाई जो है आपको सबको साथ साथ ही करनी पड़ेगी। इकोनॉमी में सबसे पहले तो यू विल हैव टू गो थ्रू जो 9th to 12th एनसीईआरटी जो आप इकोनॉमिक्स का जो है उसको तो आप गो थ्रू कर ही लीजिए।
और इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक है। बिकॉज जितने भी आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, उनका जो बेसिस है वो सब कुछ क्लास 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चाहे वो आपका इन्फ्लेशन हो, सीपीआई हो, डब्ल्यूपीआई के कॉन्सेप्ट्स हो, आपका जीडीपी का कॉन्सेप्ट हो, इन्फ्लेटर डिफ्लेटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जितनी चीजें हैं, ये सब एक लेमन के लिए 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक में वो दिया हुआ है। सो यू हैव टू रेफर टू 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ ही व्हाट आई हैड आल्सो यूज्ड वाज शंकर आईएएस का जो इकोनॉमिक्स का जो कंपाइलेशन है, इकोनॉमी का कंपाइलेशन है, ये आपको ये मैंने करोल बाग से लिया था, ये आपको ऑनलाइन भी आई थिंक मिल जाएगा, और यू कैन आल्सो रेफर टू द लेटेस्ट मटेरियल जो उनका आया हो, बिकॉज उन्होंने बड़े कंसाइज वे में जो कॉन्सेप्ट्स है अलॉन्ग विद दैट जो करंट है वो सारा एक जगह वो दिया होता है। तो आप उसको आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं रेफर करना चाहते तो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स में आपको बहुत जरूरी है दैट यू आर आल्सो रेफरिंग टू द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, चाहे वो आपका इंडिकेटर्स हो जाए या आपके इंडस्ट्रियल डेटा हो जाए, उसके आपको लेटेस्ट फिगर्स आपको कहीं ना कहीं बॉल पार्क फिगर्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो उसको रेफर करने के लिए यू हैव टू एक्सेस सम और द अदर लेटेस्ट कोचिंग मटेरियल। वो आप चाहे 1 साल का कंपाइलेशन साथ में ले लो या मंथली ले लो, दैट इज ऑन यू। अलॉन्ग विद दिस आई वुड रेकमेंड कि इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ में आपको इंटरनेशनल अफेयर्स भी है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम हो चुका है यूपीएससी में ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए तो आई वुड फर्स्ट रेकमेंड कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम होता है, अगर आपको ब्रेक लेना है, तो यू कैन रेफर टू आरएस टीवी पे जो इंडिया एंड द वर्ल्ड आता है। वो आई थिंक अभी डेली होता है या वीकली होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट यू कैन रेफर टू दैट ऑन यूट्यूब। वो यूट्यूब पे आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो जब आप इंडिया एंड द वर्ल्ड देखेंगे तो आपको इंडिया के साथ हर कंट्री का एक रिलेशनशिप का एक मैक्रो आइडिया मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जैसे कि कल ही यूएस में नए प्रेसिडेंट बने, तो आप देखिएगा 1-2 दिन में इंडिया एंड द वर्ल्ड में एक यूएस रिलेटेड एक 20 मिनट का वीडियो आ जाएगा। तो अगर आप उसको बैठ के सुन लेंगे तो आपको एक पूरा एक ब्रॉड एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यूएस इंडिया के क्या रिलेशंस हैं, क्या इश्यूज हैं, कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे इम्प्रूव अपॉन करना है, हमारे कौन कौन से अलाइज हैं, मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं आपको उस एक 20 मिनट के कॉन्वर्सेशन से मिल जाएगा। तो एक तो आप इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए वो जरूर करें। उसके साथ व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि कोई भी कोचिंग मटेरियल, लाइक फॉर मी इट यूज्ड टू बी विजन आईएएस, तो मैं क्या करता था कि विजन आईएएस का जैसे जो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो मॉड्यूल होता था, जो प्रीलिम्स 365, जो पीटी 365 निकालते हैं या मेंस 365 निकालते हैं, उसको निकाल के मैं एंड टू एंड आई वुड बी गोइंग थ्रू दैट। उससे क्या होता था कि जितने भी हमारे रीजनल बॉडीज हैं, जितने भी हमारे ग्लोबल बॉडीज हैं, उसका आपको आइडिया लग जाता था, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, कौन कौन उनके मेंबर्स थे, कब उसमें मेंबर न्यू बन रहे हैं, कब उनमें से निकल रहे हैं। और उन्होंने जैसे आसियान हो गया, आसियान के बारे में यू विल गेट अ फुल आइडिया कि उसके मेंबरशिप के बारे में किस तरीके से होता है। तो यू विल रेफर टू जस्ट वन कोचिंग मटेरियल, बट उस एक कोचिंग मटेरियल के जो आप अगर 1 साल का पूरा पढ़ जाए उस इंटरनेशनल अफेयर्स का, तो आपका इंटरनेशनल अफेयर्स पूरा आपका तैयार हो जाएगा, नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, ऑल्सो फॉर मेंस जीएस पर्पस, नॉट फॉर ऑप्शनल पर्पस। ऑप्शनल का अलग होता है, बट जीएस पर्पस के लिए आपके लिए इतना इंटरनेशनल अफेयर्स काफी होगा। अलॉन्ग विद दिस यूपीएससी का एक और बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि हर साल आता ही आता है, दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्ट्स। भाई कौन सा रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग जो है गूगल खोलिए और आप लोग 6-7 ये जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, इनके आप साइट पे जाके जो पब्लिकेशंस ये लोग देते हैं, WEF, जो ये लोग इनके जो रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट, ग्लोबल दिस रिपोर्ट, ग्लोबल दैट रिपोर्ट, उसकी एक लॉन्ड्री लिस्ट या तो अपने एक्सेल शीट पर डाल ले या अपने हाथ से लिख ले, या अगर आपको कोई मटेरियल मिलता है तो आप वो मटेरियल अवेल कर लें।
और उसको आप वंस इन अ वीक आप उसको गो थ्रू करते रहिए, बिकॉज वो क्वेश्चन तो हर ईयर आपको आना ही आना है. एटलीस्ट इन द लास्ट 10 years every year UPSC has been asking that question and that is a sitter question. अगर आपको आइडिया है तो आप वो सीधे आप वो टिक कर देंगे, मतलब there will not be any doubt about it. तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड. देन आई विल मूव ऑन टू, अच्छा हाँ, इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने मिस आउट कर दिया, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे. नाउ इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, not as important for prelims as is for mains, but आप and also for interview, but आप economic survey अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, at least try to catch hold of some coaching का जो वो लोग जो concise जो उसका जो summary देते हैं 10-15 pages का, you must go through that, because उसमें से usually जो भी concept, जैसे अगर social inclusion या women empowerment या वुमेन एंड चाइल्ड या माल न्यूट्रिशन, किसी भी थीम पे, या क्लाइमेट चेंज, किसी भी थीम पे अगर कोई डिस्कशन हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादा, सो कीप दैट इन माइंड कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. और क्या पता इकोनॉमिक सर्वे से ही सीधे सीधे फैक्ट्स उठा के, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे आपके टेबल्स और चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं. एंड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स यू वुड हैव, आई हैव सीन, बिकॉज मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट दिया था 16 का, और अब से लेके अब वो काफी इंटरेक्टिव हो गया इकोनॉमिक सर्वे. आई मीन इट्स नॉट दैट बोरिंग अ डॉक्यूमेंट कि आप पढ़ते जाए आपको बोरिंग लगे. बहुत सारे ग्राफ्स चार्ट्स ये सब होते हैं जो कि आप ग्लांस थ्रू कर सकते हैं. तो उससे आपका इकोनॉमिक सर्वे से आपका मेंस भी तैयार होगा, उसके साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी और इंटरव्यू के लिए भी आप तैयारी कर पाएंगे. तो इकोनॉमिक सर्वे आप मिस आउट मत करिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इंक्लूड्स फॉर दोज पीपल जो कि इस साल एग्जाम दे रहे हैं. दे शुड ऑल्सो कैच होल्ड of the key points of the economic survey for this year. तो ये हो गया आपका इकोनॉमी रिलेटेड डिस्कशन. नाउ आई थिंक वी आर लेफ्ट विद साइंस. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो देखिए जो कि आपके जो यहाँ पे जो साइंस स्टूडेंट्स है, साइंस बैकग्राउंड वाले, उनको उतने ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बट जो आपके जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, दे शुड डेफिनेटली गो थ्रू क्लास 6 to 10th की NCERTs, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. ठीक है, वो बस आपको खोलना है, साइंस की बुक खोलने हैं और आपको बस वो ग्लांस थ्रू करते जाना है. while you refer to the UPSC क्वेश्चन पेपर्स, आप समझ जाएंगे कि हर साल कोई ना कोई फेवरेट टॉपिक ही आता है साइंस में से. चाहे जो आपका फिजिक्स में से लाइट के क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्रैक्शन के, रेनबो के, स्टार के, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा. केमिस्ट्री से आपका कोई सॉल्वेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या कोई सीमेंट रिलेटेड, या कुछ इस टाइप के. यू विल गेट एन आइडिया व्हेन यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ UPSC ऑफ द लास्ट 5 years 10 years. यू विल गेट अ हैंग कि आपको क्या चीज पे फोकस करना है. उसी से रिलेटेड आप NCERT से जो है आप उसको आप रेफर कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिंस ये तो हो गया आपका स्टैटिक पार्ट, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज के डेट में थैंक्स टू कोविड एवरीथिंग इज स्विचिंग टू टेक्नोलॉजी, एंड सो इज UPSC में आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, बी इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी इट डिजाइनर बेबीज, बी इट रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो भी आपके मोस्ट रिसेंट और जो आपके इस टाइप के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो UPSC हर साल उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछता है. तो उसके लिए अगेन आई वुड रेफर कि आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का, चाहे विजन का हो, चाहे इनसाइट्स हो, चाहे फोरम IAS हो, जो भी आप रेफर करते हो, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आप जरूर पढ़ें. तो अगर हम ऐसे देखें कि आपको कोचिंग मटेरियल किन किन का रेफर करना ही करना है, आपका इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, एंड आपका ये हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड आपको करना ही करना है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करना ही करना है. ये आपको लास्ट 1 year to 1.5 years का मटेरियल आपको एक बार गो थ्रू करना ही है, बिकॉज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट. आई नो कि यूपीएससी भी हमेशा सबको, हम लोग को सरप्राइज ही करता है, तो ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है कि वो क्या पता वो उसी में से पूछे जो आप मटेरियल कर रहे हैं. बट ट्रस्ट में, अगर आप 1.5 years का मटेरियल अगर आपने गो थ्रू कर लिया है
with reference to science and tech and with reference to international affairs, तो आपके इन दो के जो क्वेश्चंस है by process of elimination आप ये कर ही लेंगे आराम से. So I think you should stick to some coaching material for these two when it comes to current affairs. And finally, I will end with environment for prelims, because environment becomes important for prelims because जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ये दोनों अब क्लब हो चुके हैं और दोनों का प्रीलिम्स कॉमन है. तो बिकॉज फॉरेस्ट सर्विस इज मोर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ऑटोमेटिकली उसके क्वेश्चंस भी जो है वो सीएसई में रिफ्लेक्ट करते हैं. सो फॉर दैट माय सजेशन टू यू वुड बी कि एक तो आप एनवायरनमेंट का शंकर आईएएस का जो मॉड्यूल है, का जो बुक आता है, वो आप लेटेस्ट बुक रेफर कर लें, बिकॉज वो एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ थिंग्स है उसमें, राइट फ्रॉम जितने भी हमारे यूएन के एनवायरनमेंट रिलेटेड बॉडीज हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बॉडीज हैं, हमारे इंडिया में जितने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेटेस्ट हमारे कौन कौन से कन्वेंशन से हमारा इंडिया लिंक्ड है, कब लिंक्ड हुआ, क्या हुआ, हमारे कौन से कॉमनली पोच्ड एनिमल्स हैं, उनका स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, all of this you will get in this one book. So I strongly recommend कि you refer to this book for your environment preparation as a Bible book. Along with this, आप जो MOEF का जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो वेबसाइट है, MOEF ने एक पोर्टल चलाया हुआ है, एनविस पोर्टल एंड ZSI पोर्टल. तो जो एनविस पोर्टल के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है BSI जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, और ZSI है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. तो उनके आप जब वेबसाइट पे आप खोलेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. आपको वो आधे दिन का काम है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द रिपोर्ट्स. एक बार आप उसको ग्लांस थ्रू कर लेंगे, जो लेटेस्ट आपका 2021 या 2020 का जो रिपोर्ट होगा, उससे क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट में जो भी लेटेस्ट जो भी आपका डेवलपमेंट हुआ है, वो आपको गवर्नमेंट जो चीज हाईलाइट कर रही है अपने रिपोर्ट के थ्रू, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा. सो यू रेफर टू दैट मटेरियल आल्सो, बिकॉज उससे आपका फिर एनवायरनमेंट का जो करंट वाला कंपोनेंट है वो भी आपका कवर हो जाएगा, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का. सो विद दिस आई हैव कवर्ड योर प्रीलिम्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसका पूरा स्ट्रैटेजी आई हैव कवर्ड विथ यू. And because right now the focus is more on prelims because it's just 5 months remaining. So my suggestion to you all would be कि ये तो मैंने आपसे material share किया. Along with this, what you also have to do is test series. Now test series में you can just refer to either one test series, जैसे कि in my case I refer to vision and insights. I refer to 2 test series. उसमें ये रहता था कि मेरा target था that I will do at least 20 tests from each. And after taking a test weekly, what I used to do was कि मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उस टेस्ट में, या मैं जो भी क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है, उनको मैंने अपना एक बुक बनाया था, उसका नाम था डायरी ऑफ एरर्स. आई यूज्ड टू मेंटेन दैट डायरी ऑफ एरर्स. सो आई यूज्ड टू जस्ट जॉट डाउन 1 लाइन में और 2 लाइन्स में कि मेरा वो क्या गलत हुआ था, या मैंने क्या चीज तुक्के से लगाया था जो कि वो करेक्ट हो गया था. So I would just jot that down. जैसे say for example कि आपका ताजमहल में ये जो पाइथागोरस वर्क है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन था which I have not done correctly, so I would just mention Pythagoras dash main features and that's it. So when I did that for 40 tests in total, 20 plus 20, in the end I had a full document, I had a full book to revise. और ट्रस्ट में जो लास्ट वीक था प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले जो मेरा वीक था, इट जस्ट वेंट इनटू ब्रशिंग थ्रू दिस डायरी ऑफ एरर्स. बिकॉज डायरी, इससे क्या हुआ कि मेरे 40 टेस्ट के थ्रू अलोंग विथ जितने भी सब्जेक्ट्स थे, ऑल सब्जेक्ट्स, उसके जो मेरे वीकनेसेस थे वो मुझे आइडेंटिफाई हो चुके थे कि मेरे इसमें बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. एंड आई हैड जॉटेड दैट डाउन in that copy. So when I had jotted that down in my copy in the last 1 week, सिर्फ वही रिवाइज करना था, and trust me that helped me a lot in the final exam also. मतलब जब मैंने फाइनली जब प्रीलिम्स किया, तो इवन दो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, बट बिकॉज आप जब 40 टेस्ट दे देते हो, मतलब 40 into 100, 4000 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए,
और 4000 में से मान लीजिए आपने 2000 क्वेश्चंस का एक रिपोजिटरी बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ आपने अपनी गलतियां कहाँ हो रही हैं वो चीज के बारे में 1-2 फैक्ट्स दे दिया है और आप लास्ट वीक में आप सिर्फ उसको रेफर करोगे तो इट विल रियली हेल्प यू ऑन द फाइनल डे। बिकॉज इन द एंड व्हाट हैपेंस इज आपका मटेरियल इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता है कि आप पढ़ें क्या। तो उसको कंसाइज करने के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप तैयारी करते रहिए अपनी, लेकिन साथ ही साथ आप वीकली टेस्ट भी, वीकली या फोर्टनाइटली आप टेस्ट भी लेते रहिए, so that at the end you have that repository to revise. So this was my complete prelim strategy, and this is how I could score well in prelims. So I would recommend that जिस तरीके से आपको, because prelims सबसे मुझे जो लगता है कि आज के डेट में prelims crack करना has become a very big task, because everybody is using the same material, everybody knows कि हाँ ये material use करना है, but the way you are going to study and the way you are going to revise is going to make all the difference. So keep some Bible points in mind, जो कि मैं I will just give you एक final briefer. आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, make sure that you are revising it at least 3 times, because this is normal human tendency. जब आप कोई चीज एक बार पढ़ते हैं वो होता है आपको बस आपने पढ़ा, second time होता है recall, third time होता है retention. So you have to focus on retention, because that is what you are going to produce on the 27th of June of this year, right? तो आप revision और consolidation का मैंने आपको example बताया, आप अपने पास एक जैसे डायरी रखें, अगर आपको वो अच्छा नहीं भी लगता है तो what you can do is you can finally keep marking some important pages of the books that you know कि वो last में वो आपको वो material पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि last 1 week में आप जो पढ़े वो आप बिल्कुल specific चीजें पढ़ें। एंड आप अपनी पढ़ाई को सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मैं यूपीएससी क्रैक नहीं भी करूंगा, सो आई विल गो बैक अ मच लर्नेड पर्सन, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। So I realized कि when I'll go back to corporate, I will be a much more evolved, a much more well-read person than I was before I started the preparation. तो आप इसकी तैयारी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप करेंगे, जैसे मैंने बताया, आप कभी म्यूजियम गए या कभी घूमने चले गए या कभी कोई वीडियो देख लिया, तो आप उसको एक एडुटेनमेंट की तरह तैयारी करेंगे एंड यू विल हैव अ गुड टाइम। you will become a better and a more well-read and a more evolved person. आपको जो भी सोशल इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स है, सबके बारे में आपको पता होगा आप अगर इसकी तैयारी बढ़िया से करेंगे। फोर्थ चीज, डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ। आपको दिन में, अभी आपके कॉलेज भी साथ में चल रहे हैं, आप अपने कॉलेज की पढ़ाई ध्यान से करिए, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, यूपीएससी इज ऑन योर माइंड, वेरी गुड, वेल एंड गुड, but do not take your graduation non-seriously. Take it very seriously, because for me, I would be honest, मैंने जो अपना जो graduation जो स्टीफन से किया, I took that graduation seriously and I feel that it has paid off. So take your study, whatever your subject is, take it seriously. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स को आप अपना अच्छे से करिए, but along with that, अगर आप डेली अगर आप 4 घंटे भी निकाल पा रहे हैं, 4 to 5 hours भी अगर आप निकाल रहे हैं अपने यूपीएससी की तैयारी के लिए, so that will be more than enough. You do not need to study 24 hours, you do not need to study 12 hours. I can vouch by personal experience, because मैंने खुद जो है कोई कोचिंग नहीं की थी, I just took test series. I was just sitting home and I was working also. Then I took a drop for 6 months. और उस 6 महीने की तैयारी में मैं मैक्स टू मैक्स 6 या 7 घंटे ही पढ़ पाता था दिन में, बट दैट वाज इनफ। बिकॉज आप अगर कम पढ़ोगे, बट अगर आप फोकस्ड वे में पढ़ोगे, दैट विल बी बेटर कि आप दिन भर 12-13 घंटा पढ़ रहे हो और आपका कंसंट्रेशन स्पैन नहीं हो पा रहा है। सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर टाइमिंग टू योर कैपेबिलिटी। अगर आप ज्यादा देर पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पढ़ा चाह रहा है, डोंट स्ट्रेस आउट। ऑल्सो कंपेयर नहीं करना है इस एग्जाम में। डू नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग कि आपका जो फ्रेंड है या आपके जो साथ में जो कुलीग है वो आपसे ज्यादा पढ़ लिया है, उनको मार्क्स ज्यादा आ गया है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। ट्रस्ट मी, जो मैंने पहला प्रीलिम्स का जो टेस्ट दिया था, आई गॉट अ मिजरेबल 40 आउट ऑफ 200 एंड आई वाज शॉक्ड, बिकॉज आई फेल्ट कि मेरी तैयारी अच्छी थी और मुझे 40 मार्क्स आ रहे थे। फ्रॉम दैट आई वेंट टू 152 ऑन द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम। सो ट्रस्ट मी, इफ आई कैन डू इट, ऑल ऑफ यू कैन डू इट। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। और ये मैंने आपको फोकस प्रीलिम्स पे इसीलिए किया है, बिकॉज
जो आपके जो अभी जो इस साल जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उन लोगों को अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो लोग, आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑप्शनल की तैयारी तो साथ साथ थोड़ी कर ही रहे होंगे, but now is the time. It's just 4 months left, so your focus should shift on prelims, because this is that hurdle which will bring you from 10 lakh candidates to I think 1 lakh candidates. So यहाँ तक आप पहुंचिए, और इसके आगे जब मेंस की जो स्ट्रैटेजी है, आई एम वेरी हैप्पी कि जो दधीची सोसाइटी है, they are bringing people from all services, so that everyone is able to give them some kind of input on some particular aspect of UPSC. So my focus was today on prelims, and I hope that in future also we will meet. तो उसमें मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा, but trust me, आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हो वो बिल्कुल मन लगा के करो, and do not worry, there will be stressful moments. So for that you have your family with you, you have your close friends with you. So go and talk to them. उन लोगों से 1-2 दिन ब्रेक लेना है, उन लोगों के साथ ही घूमने चले जाओ. But the biggest suggestion would be, the biggest advice would be, do not take stress because of this exam, because at the end of the day, चाहे जो भी बोले, this is just an exam, and you are very young people, you have an entire life in front of you. UPSC is not the, okay, UPSC is a very big challenge, yes, but it is not the only thing. There are a lot of plethora of activities and a lot of opportunities, especially in today's times. तो आप लोग ये फ्री मन लेके चलो, बट अपना अभी जो आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो बिल्कुल मन लगा के करो. So with that, I would want to thank everyone here, and I think Nandita had mentioned that there will be a small Q&A also, so I think we can start that quickly, and I think thank you so much. Thank you so much for your knowledgeable and time-enriching webinar. So, sir, I have some questions from the chat box. So, the first question is from Saksham. His question is, how to prepare for UPSC along with state PCS? So, can I also see the chat box? Wait a sec. Is it accessible to me? Okay, there are a lot of questions. Okay, I didn't see this box, otherwise I would have stopped way before. Okay. Acha, can you just repeat the question, Nandita? Yeah, sure, sir. So, sir, the question is how to prepare for UPSC along with state PCS. Okay. So, the person who has asked this question, can you please switch on your mic so that I can... Okay, probably the person would have... So I would, okay, anyway, see, now this is also a very specific question, because state PCS would also be from which of the state PCS exam is he or she appearing from. But, you know, UPSC preparation is such, I feel कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, so you will automatically be well adapted to cater to state PCS questions. Yeah. However, now since I have not appeared for state PCS for any of the states, so I would not be able to exactly tell the kind of questions that are asked in state PCS. However, I have a lot of friends who have appeared and who have also cleared. So उनसे भी जो मुझे जो feedback यही मिला था कि वो UPSC used to be the main focus, the UPSC syllabus and the strategy. Along with that, state PCS का अगर जो state specific legislation है या state specific जो भी आपका उसका history, geography, polity जो है उस पे थोड़ा ज़्यादा focus करना होगा. And along with that, you will not need a lot of specific separate preparation as compared to UPSC. Okay, sir. So the next question is from Gaurav. How does coaching help in this exam, and do we really need coaching? Okay. So, Gaurav, I would see, I mean, you know, there are always two sides to a coin. So since I have not done coaching myself, so I would also be asking the same question, that does coaching really help?
because I mean, my personal view is that, you know, coaching can stress you out, because when you see so many people in the same room doing the same thing as you, and referring to the same material, referring to the same source, it can be a bit unnerving. However, if somebody wants to do coaching, I would say one thing: do not take coaching as the main source of your preparation. Coaching can at max be a level, can at max provide you a level of guidance to a certain point. Like, say for example, if you have joined coaching somewhere, you go there for 1 or 2 months. Once you get the gist of things, once you know कि अच्छा ठीक है, हिस्ट्री में मैडम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है, then do not waste much time in coaching. This is my personal opinion, because by then, in the first 1 or 2 months, you will get an idea yourself, because all of us have here a decent IQ, right? तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको क्या चीज पे फोकस करना है, कैसे आपको पढ़ना है. तो मुझे लगता है कि कोचिंग ऐसा, ये आपको कोचिंग को ऐसा नहीं मान के चलना है कि वो जब तक लास्ट डे तक आप कोचिंग नहीं कर रहे हो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते. टेक इट एज अ गाइडेंस, बट आई वुड डेफिनेटली स्ट्रेस ऑन टेकिंग टेस्ट. जो आपके जो कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं ना, इनको आप जरूर लीजिए, बिकॉज इससे आपको ये पता लगेगा कि वेयर इज योर स्टैंडिंग एज कंपेयर टू अदर पीपल. तो माई फोकस वुड बी मोर ऑन टेस्ट रादर देन ऑन कोचिंग. Okay, sir. So the next question is, will it better to pursue MA along with doing preparation for UPSC? From Ravi Kant. Yes, definitely. I mean, I personally also feel that you know, having a plan B in life is always a good option. So and MA would mean that, you know, you have not grown too old. You are still in your early 20s. And it's not like you have a stress for attempts or age. And MA would only probably, you know, assure you of a better alternate job perspective. So if you want to, you continue your MA, you go ahead with your MA along with UPSC preparation. However, if you're going for masters, try and see that if you keep the same optional in your MA as you're going to keep in your UPSC. बिकॉज ग्रेजुएशन तक तो हम ये बोलते हैं कि ग्रेजुएशन आप कोई भी सब्जेक्ट में कर लो, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट इन यूपीएससी, दैट इज ट्रू. बट व्हेन यू आर डूइंग मास्टर्स इन समथिंग, दैट मींस यू आर गेटिंग अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो इट वुड बी बेटर दैट इफ यू आर कीपिंग द ऑप्शनल इन यूपीएससी सेम एज योर मास्टर्स मेजर्स, बिकॉज दैट विल रीच द एग्जाम. हेलो सर. हाँ, हेलो. Sir, I will be keeping my optional same in my graduation, and then how to be prepared for that. Means now I'm pursuing economics honors from Rajdhani College. How to prepare for any idea about economics? How will economics be a good option in optional? See, Ravikant, all optionals are good and all optionals are bad. So, you know, you don't worry about that. If you feel that your economics fundamentals are good in graduation and you are able to capture as in the complicated topics of economics, like say for example microeconomics and statistical economics, and you are also doing your masters in that, so do not worry about you know, not doing well in UPSC. You take the material of your post graduation and graduation seriously. And if you want any help, you can probably refer to you know, some good coaching center in Delhi. I mean, I'm not aware of an economics specialist in Delhi as such, but there must be many in Karol Bagh. You don't have to take coaching there, but you can definitely, you know, take their test series and you can start solving the questions, so that, you know, they evaluate and they mark you. And you get to know at what level you are right now and to what level you have to reach. So you can definitely carry on with your masters in this case. Hello, okay, sir. Thank you. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Anuj. My name is Anuj Kumar Dixit, sir. Yes, good evening, sir. Good evening. Sir, please sharing the CSAT strategy, sir. Oh, yes. Okay. Very good point, Anuj. I think I totally skipped CSAT in my prelims preparation. Okay. Yes, sir.
Yes, yes, yes. So for CSAT, see, now that CSAT is qualifying, so you have to just obviously, you just have to get that 33% benchmark to, to reach there. However, CSAT can be tricky because most of us ignore CSAT. Like I also unfortunately ignored CSAT in my whole prelims preparation strategy that I gave you right now. So for CSAT, what I would recommend is break CSAT into 3 parts. One is your mathematical portion, one is your logic reasoning, and third is your English. And for each of these, what you do is at least CSAT, so देखो 2011, I think 2013 it started, right? So from 2013 onward, you get hold of all the CSAT papers, solve the CSAT papers, and you see what kind of marks you are getting in the CSAT papers. अब अगर आप बेसिक लेवल पे आप जितना भी ला रहे हैं, यू विल सी कि इन तीनों सेक्शंस में, मैथमेटिकल पोर्शन, लॉजिक, रीजनिंग एंड इंग्लिश, किसी ना किसी में यू विल बी स्कोरिंग वेल एंड किसी ना किसी में यू विल बी नॉट स्कोरिंग दैट वेल. सो यू विल गेट टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इमीडिएटली. अगर आप लॉजिक रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिक रीजनिंग इन द एग्जामिनेशन. So for logic, reasoning and mathematics, I would recommend एक अरिहंत की एक बुक आती है, I think अरिहंत LR and LR mathematical reasoning की. You can purchase that. And for English, I would recommend जैसे उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप रेनन मार्टिन यूज कर सकते हैं, और जो पैसेजेस वगैरह होते हैं you can refer to any coaching material for English passages. या आप गूगल पे भी आप कर सकते हैं थोड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ना 10-11 आप रीडिंग आरसी के पैसेजेस आप थोड़ा पढ़िए, उनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको आइडिया लग जाएगा. बिकॉज सीसैट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज सिंस हम लोग उसको पढ़ते नहीं है उसके बारे में ठीक से, तो हम लोगों को वहाँ पे एग्जाम में जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. तो फॉर लॉजिक, रीजनिंग एंड मैथ्स यू रेफर टू अरिहंत एंड आपका बेसिक जो क्लास 9-10 का जो मैथ्स लेवल तक का है उतना काफी होगा. एंड फॉर दिस इंग्लिश के लिए एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप डेफिनेटली करिए. जो आप इंडियन एक्सप्रेस जो मैंने रेकमेंड किया है उसकी आप एडिटोरियल्स रोज पढ़िए. अगर आप वो एडिटोरियल समझने लगे हैं, उसको आप खुद के लैंग्वेज में आप किसी को समझा सकते हैं, तो ट्रस्ट मी आपका आरसी का और आपका इंग्लिश का काफी पार्ट उसी से कवर हो जाता है. Okay, thank you. Okay, sir. Very good. Thank you, sir. Last question of this webinar is from Shubham. His question is, the backup plan should be just given our 100% to UPSC or think about other government exam along with UPSC. So basically, he's asking for backup plan. Yeah, I think I've already answered this question in one of my previous answers that, it is always good to have a plan B. So, and also the fact that UPSC also at the end of the day is giving you only a job. However satisfying it is, but it is a job at the end of the day. So, you don't have to worry कि अगर UPSC नहीं होगा तो फिर और क्या होगा, मतलब, I mean, give your 100% when you are studying definitely. But along with that, because UPSC में आपको इतना पढ़ना होता है कि आप आराम से जो और जैसे जो गवर्नमेंट के एग्जाम जैसे पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, या इवन फॉर दैट मैटर जो बैंकिंग के जो एग्जाम्स हो गए, यू कैन इजीली write the exam for those also if you are prepared well for UPSC. But this is not restricted to government. You also keep your options open since you are in Delhi University. तो DU में colleges भी आपके college भी अच्छा है, placements भी होते हैं, या आपका जो corporate side भी जो है साइड बाय साइड ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि अगर आपका ये चीज नहीं होता है 1 साल 2 साल में, देन यू शुड मूव ऑन. यू शुड नॉट स्टिक टू समथिंग फॉर लॉन्ग. जो चीज आपको लग रहा है कि आप वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं तब भी आप तैयारी करे जा रहे हैं, डू नॉट डू दैट. दैट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन. हाउसोएवर इफ यू आर वेरी मोटिवेटेड कि नहीं मुझे सिर्फ यही करना है और मुझे कुछ और नहीं सोचना है, देन यू हैव टू गिव इन दैट काइंड ऑफ एफर्ट कि आप अगर 1 साल 2 साल 3 साल लगे हुए हैं तो आप सिर्फ वही करते रहिए. But your cutoff limit, decide your cutoff limit, whether it should be 1 year or 2 years or max to max 3 years. But as young people of the country, as youngsters, my recommendation would be do not waste your entire youth into writing for one examination. Definitely,
एक दो अटेम्प्ट आपने दिया, अगर हो गया ऑब्वियसली वेरी गुड, नहीं हुआ you move on to the corporate, you move on to private sector, you find some vocation, you do blogging, you find a hobby, उसके साथ साथ तैयारी करो आप इसकी, भले ही आप बाद में दे सकते हो, but do not keep this as the only motivation for a very long period of your 20s. So Kuber wants to ask you a question. Kuber, you can. सर मैं इसी साल मुझे देना है, 3rd ईयर में हूँ सर। मैंने ऑप्शनल की तैयारी कर ली है, प्रीलिम्स के लिए जीएस अभी स्टार्ट किया है सर। हमने लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट किया है और इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह पढ़ना स्टार्ट किया है। इसके साथ में मैंने ओनली आईएएस का टेस्ट भी ले लिया है, लेकिन टेस्ट में स्कोर वही 40, 45, 50 के आसपास ही आते हैं। तो अब सर बताइए, और करंट अफेयर्स मैंने मई से पढ़ना स्टार्ट किया था, डेली करंट अफेयर्स, उसको रिवीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या करें सर? अच्छा, तो अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कुबेर कि तुमने ये जो बाकी जितने भी अभी हमने डिस्कस किए 7 कॉम्पोनेंट प्रीलिम्स के, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें भी कर ली अपने तरफ से, पढ़ाई कंप्लीट कर ली एनसीईआरटी? सर एनसीईआरटी हमने जब ग्रेजुएशन शुरू किया था तभी पढ़ा था, लेकिन उसका प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया था, बस गो थ्रू किया हुआ है उसको। अच्छा ठीक है, ओके। तो कुबेर ये चीज समझ लो कि आपने बोला कि आपने रमेश सिंह भी आप कर रहे हो और आप लक्ष्मीकांत भी कर रहे हो, ये तो करना ही करना है, गुड। बट आपको जो एनसीईआरटी जो आपने ग्रेजुएशन जो फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक एक बार जो है आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ अगर आपको लग रहा है कि आपको बार बार 40 और 45 मार्क्स अगर आ रहे हैं, सो फॉर दैट आप अपने क्वेश्चन पेपर को, जो मैंने जो बोला, जो डायरी ऑफ एरर्स की जो मैंने बात की थी, आप अपना डायरी ऑफ एरर बनाओ और आप देखो कि आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आप हमेशा आपका क्वेश्चन या तो छूट जा रहा है या गलत हो जा रहा है। आपके कौन से टॉपिक्स आप बताओ, अगर आपको ध्यान है तो देन वी विल गेट टू द स्पेसिफिक, बिकॉज आपको ब्रेक डाउन करना है अपने प्रॉब्लम्स एज अ यूपीएससी, एज अ ब्यूरोक्रेट। आप जब आगे जब आईएएस या आईएफएस आईपीएस बनोगे, तो आपके सामने रोज आपको अभी लग रहा है कि यार ये चीज मुश्किल है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ और ट्रस्ट में सुबह से शाम तक 10 ऐसे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाते हैं और आपको समझ नहीं है, और आपको फिर पहले लगता है यार ये कैसे होगा। what do we do? We break down that problem कि उस प्रॉब्लम का जड़ क्या है। तो आप उस जड़ तक पहले पहुंचिए। आप देखिए कि अगर आपको 40 आ रहा है तो क्या आप बार बार उसी टॉपिक में गलत कर रहे हैं, आपको उस टॉपिक का भनक नहीं लग रहा है, या आप कभी उस टेस्ट में उस टॉपिक से अच्छा कर रहे हैं, कभी खराब कर रहे हैं। Once you are able to identify the topic, then go to the basics. आज जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, आप उस बुक लिस्ट को रेफर करिए, बेसिक जो बुक लिस्ट है, और आप उसको आप 1 वीक अगर आप 1 वीक 10 डेज अगर देंगे, तो मतलब आई बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली डू बेटर इन द कमिंग टेस्ट। ओके सर। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो उसमें ये शंकर आईएएस वाला मटेरियल जो आपने बताया था, ये हिंदी मीडियम में मिल जाएगा? अब ये तो देखिए आपको करोड़ बाग में ही से ही पता लग पाएगा इसका, तो मैं, लेकिन अगर उसका नहीं भी मिलता है, इन केस अगर नहीं भी मिलता है, तो डेफिनेटली शंकर आईएएस का कोई ना कोई एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स का कोई ना कोई हिंदी कंपाइलेशन होगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर नाउ विल इनवाइट अवर कन्वेनर राजीव सर फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Sir, I have one query, sir. नंदिता, अभी और बच्चों के कुछ सवाल हो तो पूछवा लो, फिर ये लोग पकड़ में जल्दी नहीं आएंगे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। मेरा को फिर बुलाना है वोट ऑफ थैंक्स। सर वन क्वेश्चन। सर वन क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। Chat box, I will take the question from there, please. Diksha Kumari was asking a question, I think. सर गुड इवनिंग सर। सर माय सेल्फ दीक्षा। सर मुझे ये पूछना था कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, फिर मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाती सर, फिर एक ही सब्जेक्ट पकड़े बैठ जाती हूँ बस। अच्छा ठीक है, तो अगर टाइम मैनेजमेंट इशू है ना, तो आप, अच्छा आप ये बताइए, आप 3rd ईयर में है 2nd ईयर में है?
सर सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में, ठीक है। तो अभी तो आप सबसे एक्चुअली अच्छे फेज में है, बिकॉज फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो अभी बहुत दूर है एग्जाम से। थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल एग्जाम आ गया है। यू हैव ऑलमोस्ट अभी आपके पास साल 1.5 साल है आपको एग्जाम देने को, है ना? तो आप अपने लिए अभी से लेके टिल नेक्स्ट जून का आप अपना मंथली आप अपना टारगेट बना लीजिए, ठीक है? आप टाइम टेबल बनाइए, उसमें आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आप हर वीक, एवरी वीक आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट हो, आप उन दोनों के जो 2 सब्जेक्ट्स पर वीक आप कवर करने का कोशिश करिए टॉपिक वाइज, ठीक है? तो आपके पास ये टारगेट रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि इन 4 वीक्स आप 1 महीने में आप 8 डिफरेंट चीज आप ऑलरेडी आपने कर लिया होगा। एक हफ्ते आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा, उसके संडे आप एक टेस्ट ले लीजिए उन टॉपिक से रिलेटेड। अगले हफ्ते आपने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसके संडे आप एक थोड़ा टेस्ट रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके नेक्स्ट वीक आप वापस हिस्ट्री ज्योग्राफी कर सकते हैं, या वापस एनवायरनमेंट या मॉडर्न इंडिया कर सकते हैं। तो मेक दैट कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चीज बोरिंग लगता है, क्या चीज इंटरेस्टिंग लगता है। एक बोरिंग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साथ में रखिए और उसको वीकली टारगेट करके आप उसकी पढ़ाई करिए। एंड कीप अ टाइमलाइन कि आप दिन में अगर आपका कॉलेज अगर आपको 6 घंटे क्लासेस करने हैं, तो आपको 6 घंटे 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करेंगे। तो डेडिकेट दो आवर्स, आप घंटे बनाइए अपने कि मुझे आज 4 से 5 घंटे निकालना ही निकालना है। उसमें से आधा घंटा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग में जाएगा, आधा घंटा आपका थोड़ा जो मैंने ऑनलाइन मटेरियल या ऑनलाइन वीडियोस देखने में जाएगा, 1 घंटा इधर चला गया, बचे आपके 4 घंटे। अब 4 घंटे में से आप 2-2 घंटे दोनों सब्जेक्ट के लिए निकालिए, या 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट के लिए उस दिन निकालिए। बट मेक अ स्टडी इंटरेक्टिव एंड ऑल्सो हैव अ टाइम टेबल विथ यू। भले ही आप ये टाइम टेबल 100% नहीं स्टिक कर पाओगे, आपको वो 10 बार उसको रिआइटरेट करना पड़ेगा। मेरा एक ब्लॉग है foodforpoetry.com, आई वुड रेकमेंड कि आप वो एक बार ब्लॉग आप पढ़िए। तो मैंने उसमें खुद अपने एक्सपीरियंस में शेयर किया हुआ है कि मैंने खुद अपना टाइम टेबल 7 बार रिवाइज किया था। लेकिन वो हर बार टाइम टेबल बनाने से क्या होता था कि मुझे एक वो डर लगता रहता था यार कि ये टाइम टेबल मैंने बनाया है एंड आई हैव टू स्टिक टू इट। अगर मैं स्टिक नहीं कर रहा हूँ तो आई वुड रिवाइज द टाइम टेबल, बट उससे क्या होता था माय एफिशिएंसी वेंट अप बाय एटलीस्ट 60-70%. So you try that and I hope it works. Okay, thank you, sir. Okay, sir. So now I would like to invite our President Mudra to for the vote of thanks. Hello, sir. Hello, sir. My name is Naman. So, Okay. अच्छा, ये फर्स्ट ईयर राजधानी कॉलेज से सर ये पूछना चाहता हूँ सर, करंट अफेयर्स जो है सर कितने साल से हम शुरू करें? हम ये फर्स्ट ईयर है जैसे। तो अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, हो जाएगा। 2 साल से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की ऐसे भी, क्योंकि 2 साल बाद साइकिल हो जाता है, सारी चीजें रिपीट होने लगती है। आप 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ो अभी से, 3rd ईयर तक आप रेडी हो जाओगे। Sir, I am Manikanta, sir. As a science student and a first year student, what would be the best way to start preparing for UPSC? ये बड़ा आपने बेसिक से पूछ लिया। अभी मैंने काफी देर आई थिंक आपको। But as a science student, shall we? Actually, I am a CBSE student, sir. So I have studied NCERT from 6th to 10th. Okay. So from 11th and 12th, I didn't have any touch of those books. So if I start from 11th and 12th, plus the books which you mentioned, would it be the best way for? Are you talking about all the subjects? Yes, sir, yes. हाँ ठीक है। I mean if you are confident कि आपका 6 to 10th आपका क्लियर है और आपको याद है, तो आप फिर 11th 12th से शुरू करिए, क्योंकि 11th 12th कहीं ना कहीं 6 to 10th को कंपाइल करके उसमें एडिशनल मसाला डाल के ही देता है। तो if you are able to do 6 to 10th, अगर आप you can start with 11th to 12th. Okay, sir. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Hello. Hello, Nandita. Am I audible? And write your doubts in chat box.
Okay. So good evening, everyone. First of all, I would like to thank Aishwarya sir. So that he could spare his precious time for all of us and give us the guidance and help the students to get motivated for the civil services exam. Also, I would like to thank our principal sir who have always guided us and helped us in conducted various activities and webinars so that students always get motivated. Also, I would like to thank our convener Rajiv sir, who have been the epitome of motivation for all of us and always helped us in carrying out all the activities. I would like to thank anchors of the day, Hardik and Nandita, who have been very active and who have taken the queries of many students and help them to get all their doubts clear. And lastly, I would like to thank the audience, our students who have actively participated and and I hope that they have get their doubts solved. And I really wish that they continue with us. And best of luck for all the future endeavors. Thank you, sir. और बहुत शुक्रिया सर कि इसलिए भी एक बार और आपने Thank you, सहायता sir. हिंदी में की सर जैसे हमारे बच्चों को, यहाँ के सारे बच्चों को सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। चलिए, इससे आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट एक बार, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, सो जस्ट गेट टू प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट। एक सवाल है सर। Thank you, sir. Now that's the end of today's webinar.